हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी आज की कहानी है सास या नौकरानी। दोस्तों, एक कहानी को बनाने के लिए बहुत समय और मेहनत लगती है, तो कृपया कहानी को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे माँ, आप तो जानते ही हैं ना कि कुछ ही दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। और इसी समय हमारी काम वाली भी अपने गांव चली गई है। वो बोल कर गई है कि वो 3 महीने बाद ही वापस आएगी। हमें अब इतनी जल्दी तो कोई नई नौकरानी भी नहीं मिलेगी। और आप भी जाकर भाई के पास इंग्लैंड बैठ गई हैं। तारा ने परेशान होते हुए अपनी माँ से कहा। तो माँ बोली, अरे बेटी, तो इसमें परेशान होने वाली बात कौन सी है। कोई नई नौकरानी ढूंढने की जरूरत नहीं है। तेरी सासू माँ है ना, वो किस दिन काम आएगी। समधन जी अभी अच्छी भली तो हैं। और फिर भाई वो दादी बनने जा रही हैं। इतना तो वो कर ही सकती हैं ना तुम्हारे लिए। जब तक जरूरत हो तब तक काम करवाना, उसके बाद उन्हें उनके घर को चलता कर देना। अपनी माँ की बातों को सुनकर तारा की आंखों में चमक आ गई। वो माँ से बोली, माँ, आपने तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया दे दिया मुझे। शाम को जब तारा का पति घर आया तो तारा ने उदासी का नाटक करते हुए अपने पति को चाय दी। पति ने तारा का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा, अरे तारा, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो। तारा बोली, मैं सोच रही थी कि हम आपके माँ बाबूजी को कुछ समय के लिए यहाँ बुला लेते हैं, लेकिन वो। पति ने कहा, लेकिन क्या। तारा बोली, लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से कहीं सासू माँ नाराज तो नहीं है ना। पति बोला, अरे नहीं, मैं अपने माँ बाबूजी को अच्छे से जानता हूँ। वो हमारे बुलाते ही दौड़े दौड़े चले आएंगे। तारा के पति राहुल ने अपने माता पिता को फोन करके घर आने को कहा। उधर राहुल की माँ सीता जी शाम को अपने पति से बोली, अजी सुनते हो, आज राहुल का फोन आया था। राहुल का फोन आने की वजह से सीता जी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा था। सीता जी के पति दयाराम जी बोले, अच्छा, इतने दिनों बाद, चलो याद तो किया उसने। क्या कह रहा था, ठीक तो है वहां पर सब। सीता जी बोली, दरअसल बात यह है कि बहू की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है ना, तो वो हम दोनों को अपने घर बुला रहा था। आज तो सीता जी की खुशी छुपाए भी नहीं छुप रही थी। तभी अचानक सीता जी पिछली यादों को याद करके उदास हो गईं। दरअसल 2 साल पहले सीता जी और दयाराम जी अपने बेटे बहू के घर कुछ दिन बिताने के लिए गए थे। उनकी बहू तारा को पता था कि उसकी सास सीता जी बिल्कुल सीधी साधी औरत है, तो उसने इस बात का पूरा पूरा फायदा उठाना शुरू कर दिया। तारा सारा दिन बिजी रहने का नाटक करती और सारा काम अपनी सासू माँ पर ही डाल देती। यह देखकर दयाराम जी को अच्छा नहीं लगा, तो वो बहू से बोले, बहू, तुम्हारी सासू माँ की अब उम्र हो गई है, वो बेचारी थक जाती हैं, इसलिए थोड़ा काम तुम भी करवा दिया करो। इतना कहने की देर थी कि बहू ने तो हंगामा ही खड़ा कर दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। सीता जी और दयाराम जी चुपचाप खड़े खड़े अपमान के घूंट पीते रहे। राहुल अपनी पत्नी के सामने कुछ भी बोल न सका। सीता जी और दयाराम जी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अपने घर पर वापस आ गए। सीता जी पिछली यादों में गुम थी। इतने में ही दयाराम जी बोले, अरे सीता, तुम किन ख्यालों में खो गई हो। तुम अभी तक सोच ही रही हो। जल्दी से हमारा सामान पैक करो। दयाराम जी ने अपनी पत्नी सीता जी से कहा, तुम तो जानती हो ना कि राहुल और तारा की शादी को 5 साल हो गए हैं। बहुत सालों के बाद अब जाकर हमारे बेटे के घर खुशियां आई हैं।
सीता जी बोली, जी ठीक है, मैं अलका को बोलकर आती हूँ कि हम कुछ समय के लिए अपने बेटे के घर जा रहे हैं। अलका सीता जी और दयाराम जी की किराएदार थी। उन्होंने अपने घर का एक हिस्सा अलका को किराए पर दिया था, जहां अलका और राज अपनी प्यारी सी बेटी सरयू के साथ रहते थे। वे दोनों घर पर ही टिफिन सर्विस का काम करते थे। पास में ही एक गर्ल्स हॉस्टल था, तो उनका काम भी अच्छा चल रहा था। कुछ ही सालों में सीता जी और अलका का एक दूसरे के साथ खासा लगाव हो गया था। अलका की बेटी सरयू को सीता जी उसकी सगी दादी से भी ज्यादा प्यार करती थी। तभी सीता जी बोली, अरे अलका, अरे ओ अलका। अलका रसोई घर से बाहर आती हुई बोली, जी आंटी जी बोलिए। अरे अलका, एक खुशखबरी है, मैं जल्दी ही दादी बनने वाली हूँ। अलका बोली, वाह आंटी जी, यह तो बड़ी ही खुशी की बात है। फिर सीता जी बोली, हाँ अलका, हमारे बेटे ने पूरे 6 महीने की तैयारी करके आने के लिए बोला है। अभी तो सारी पैकिंग पड़ी है, तुम अपने टिफिन का काम निपटाकर मेरी मदद करने आ जाना। इतने में अलका के पति राज की आवाज आई, अलका, टिफिन का काम मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ आंटी जी की मदद करो। अलका ने सीता जी की पैकिंग करने में मदद की और फिर सीता जी के साथ मिलकर उनकी बहू के लिए गोंद के लड्डू भी बनवाए। जाने से पहले अलका ने उनके रास्ते के लिए एक टिफिन भी पैक करके दे दिया। दोपहर की ट्रेन से सीता जी और दयाराम जी दोनों अपने बेटे के घर जाने के लिए रवाना हो गए। जब दोनों स्टेशन पर पहुंच गए तो राहुल उन्हें स्टेशन से कार में बैठाकर घर ले गया। जैसे ही वह दोनों घर पहुंचे तो बहू से मिलने के बाद सीता जी और दयाराम जी सारे मनमुटाव भूल गए और उन्होंने अपने बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। साथ ही सीता जी ने घर पहुंचते ही घर के सारे कामों की जिम्मेदारी ले ली। सारा घर जो पहले काम वाली बाई संभालती थी, उसे अब सीता जी ने संभालना शुरू कर दिया। सीता जी रोज अपनी बहू को अच्छा और पौष्टिक खाना बनाकर खिलाया करती थी। इसी दौरान बहू की बातों में तो जैसे मिश्री ही खुल गई थी। सारा दिन तारा माझी माझी करके उनसे अपने सारे काम करवा लेती थी। जब तारा की डिलीवरी हो गई तो दादा दादी के तो जैसे पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। तारा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। तारा बच्ची को देखकर बोली, यह तो बिल्कुल मुझ पर ही गई है। तभी सीता जी बोली, नहीं जी, मेरी पोती के नैनक्श तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। अरे अरे, इसने तो मुझे गीला ही कर दिया। दयाराम जी बच्ची को सीता जी को देते हुए बोले। सभी लोग ठहाके लगाकर हंस दिए। बच्ची के होने के बाद तो सीता जी ने अपनी बहू तारा की और भी ज्यादा सेवा की। बच्ची का ख्याल रखना, रसोई घर का काम और बहू के लिए अलग से खाना पकाना। सीता जी की अब उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहू को कोई तकलीफ ना हो, यह सोचकर सीता जी सारा दिन अपनी बहू और बच्चे की सेवा में लगी रहती। उनके घुटनों में भी बहुत दर्द रहता था। दयाराम जी भी घर के कामों में सीता जी का हाथ बटा देते थे। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। पोती के साथ लाड़ दुलार में सीता जी और दयाराम जी को समय का पता ही नहीं चला। धीरे धीरे बच्ची को भी अपने दादा दादी के हाथों की पहचान होने लगी। यह बात उनकी बहू तारा को खटकने लगी। कुछ दिनों के बाद तारा की काम वाली बाई भी अपने गांव से वापस लौट आई। सीता जी के मना करने पर भी तारा ने यह दलील देते हुए काम वाली को काम पर बुला लिया कि माँ जी दिन भर काम करके और बच्ची को संभालकर थक जाती हैं। एक दिन जब सीता जी बच्ची को चम्मच से दूध पिला रही थीं, तो बच्ची ने थोड़ी खांसी करते हुए उल्टी कर दी। बस फिर क्या था, तारा को तो सासू माँ को सुनाने का बहाना मिल गया। उसने अपनी सास पर खूब कटाक्ष किए।
तारा और राहुल ने बच्चे की सारी जिम्मेदारी आया को दे दी, लेकिन सीता जी का मुंह और ध्यान तो बच्ची में ही लगा हुआ था। इसलिए ममतावश कभी कभी बच्ची को उठा लेती थी। एक दिन बेटा और बहू बच्ची को आया को संभालने के लिए देकर बाहर गए थे। उसी दिन बच्ची लगातार रोए ही जा रही थी। आया उसे चुप कराने की कोशिश करती, लेकिन बच्ची का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। सीता जी से बच्ची का रोना देखा नहीं गया। उन्होंने बच्ची को आया के हाथ से ले लिया और उसकी नाभि पर हींग लगाने लगी। हींग लगाते ही बच्ची चुप हो गई और दादी का स्पर्श पाकर मुस्कुरा दी। कुछ देर में जब बेटा बहू घर वापस आए तो आया ने उनके कान भर दिए। वो बहू से बोली, मैडम, जब आपको मेरी जरूरत ही नहीं थी तो मुझे काम पर रखा ही क्यों था? आपके सास ससुर तो मुझे बच्ची को छूने भी नहीं देते। जब भी बच्ची को उठाती हूँ तो झट से मुझसे छीन लेते हैं। अब मैं आपके घर काम नहीं करूंगी। इतना सुनने की देर थी कि दोनों पति पत्नी सीता जी पर ही बरस पड़े और आया को मनाने लगे। सीता जी और दयाराम जी बेचारे बस अपमान का घूंट पीकर रह गए। बेचारे करते भी क्या, बच्ची के मुंह में बेटा बहू का घर भी तो छोड़कर नहीं जा सकते थे। सीता जी कमरे में जाकर आंसू बहाने लगी और कहने लगी, बहू तो पराए घर से आई थी, लेकिन बेटा तो अपना ही था। अब तो मुझे उसे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। अब तो यह हाल हो गया था कि सारा दिन बैठकर बच्ची को आया संभालने लगी और बहू अपनी माँ के साथ फोन पर सारा दिन बातें ही करती रहती। रसोई घर और बाकी सारे घर के काम की जिम्मेदारी सीता जी पर ही पड़ गई थी। यहाँ तक कि आया का खाना पानी भी सीता जी को ही बनाना पड़ता था। दयाराम जी अपनी पत्नी की यह हालत देखकर मन ही मन कुढ़ते रहते थे। एक दिन तारा ने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी, आज घर में किटी पार्टी है। मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, तो आप उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह का इंतजाम कर देना और चाय कॉफी भी बना देना। शाम को जब बहू की सहेलियां घर पर आईं, तो सीता जी ने पूरे सम्मान के साथ उनको बिठाया। उन्होंने सबको अपने हाथों के बने स्वादिष्ट स्नैक्स खिलाए, उनकी खूब आवभगत की और रसोई घर में जाकर बर्तन साफ करने लगी। लेकिन अचानक ही उन्होंने अपने कानों से जो सुना, उन्हें उस पर यकीन ही नहीं हुआ। बहू की सहेलियां उसे कह रही थी, तारा, तुझे तो बहुत अच्छी काम वाली मिली हुई है। यह कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। एक बात बताओ तारा, ये पगार कितनी लेती है? हमारे लिए भी ऐसी काम वाली ढूंढ दो ना। यह सुनकर तारा हंस पड़ी, लेकिन उससे इतना भी न कहा गया कि यह नौकरानी नहीं बल्कि उसकी सासू माँ है। थोड़ी देर बाद सीता जी अपने हाथ धोकर अंदर आईं और सबके साथ बैठ गईं और बोली, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, बल्कि आपकी सहेली तारा की सास हूँ। आपकी सहेली ने आपको नहीं बताया, तो सोचा मैं ही बता दूं। ये सुनकर सारी सहेलियां चौंक गईं और हैरानी से तारा की ओर देखने लगीं। सीता जी बोली, बहू, माना कि घर में नौकरानी रखना तुम्हारे लिए एक स्टेटस सिंबल है, लेकिन अपनी ही सास को नौकरानी बताना आखिर ये कहाँ का स्टेटस है? बहू की भौहें तन गई। वो उस समय तो चुप रही, लेकिन अपनी सहेलियों के जाने के बाद उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। हैरानी की बात तो यह थी कि उनका बेटा भी उनका साथ नहीं दे रहा था। राहुल अपनी माँ से बोला, माँ, आखिर इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी आपको? जो दयानंद जी आज तक अपने बच्चों के साथ मुंह की वजह से अपना मुंह बंद करके बैठे थे, वो भी आज अपना धीरज खो बैठे। वो बोले, छोटी सी बात? वाह बेटा वाह, तुम्हारी माँ को यहाँ नौकरानी कह दिया गया और तुम्हें यह छोटी सी बात लगती है? माफ करना बेटा,
आज तक हम सब कुछ चुपचाप सहन करते रहे, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब यदि हम दोनों इस घर में एक पल के लिए भी रुके तो ये मेरी पत्नी का अपमान होगा। ये कहते हुए दयाराम जी सीता जी के साथ सामान पैक करवाने लगे। यह सोचकर कि कहीं बच्ची का मुंह उन्हें रोक ना ले, उसे दूर से ही देखकर निकल गए। जिस बहू की उन्होंने इतने महीने सेवा की थी, उसी बहू ने उनको इनाम के रूप में ये बेइज्जती दी और उनके नालायक बेटे ने उन्हें रोका तक नहीं। दयाराम जी और सीता जी पहली ट्रेन पकड़कर घर वापस लौट गए। बार बार दोनों को एक ही सवाल परेशान कर रहा था कि उम्र के इस पड़ाव में जब माता पिता को सबसे ज्यादा बच्चों की जरूरत होती है, तभी उनके बच्चों ने उनको अकेला छोड़ दिया। अब वो अकेले कैसे गुजारा करेंगे? महीने के किराए के अलावा कोई और कमाई का साधन भी तो नहीं था दोनों के पास। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी अपने बेटे की पढ़ाई और भविष्य को सेटल करने में खर्च कर दी थी। दयाराम जी को ये सारी बातें अंदर ही अंदर कचोट रही थीं। घर पहुंचते जैसे ही उन्होंने घंटी बजाई तो अलका और राज के बाहर आने से पहले ही सरयू बाहर आ गई और बोली, अरे दादा दादी आ गए। आप दोनों हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? अलका ने दरवाजा खोला तो उन दोनों ने सरयू को अपनी बाहों में भर लिया। उन दोनों को देखकर अलका के चेहरे पर भी बहुत खुशी थी, लेकिन वो थोड़ी हैरान भी थी। उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अंकल आंटी जी तो 6 महीने के लिए बेटा बहू के घर गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, वह भी सारा सामान लेकर। लेकिन जल्दी ही उनके चेहरे के भाव देखकर वो सारा मामला समझ गई। अलका बोली, अंकल आंटी आप दोनों हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाकर ले आती हूँ। ये सुनकर उन दोनों की आंखें नम हो गई। जैसे ही दयाराम जी अपने कमरे में कदम रखने लगे, उन्हें अचानक दिल में दर्द शुरू हो गया। इससे पहले कि सीता जी उन्हें संभालती, दयाराम जी बेसुध होकर नीचे गिर गए। सीता जी की आवाज सुनकर अलका और राज भी वहां आ गए, लेकिन तब तक दयाराम जी अपने प्राण छोड़ चुके थे। सीता जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया। अलका और राज ने उन्हें जैसे तैसे संभाला। उन्होंने उनके बहू बेटे को खबर दी तो दोनों लोगों की शर्म से अंतिम संस्कार की रस्में निभाने आ गए। उन्होंने अपनी माँ का हालचाल तक जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनके किराएदारों ने हर कदम पर उनको सहारा दिया। धीरे धीरे समय बीता। सीता जी की हालत भी अब पहले से कुछ ठीक होने लगी। एक दिन अलका और राज की बेटी सरयू बीमार पड़ गई तो उसे दिन भर हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ा। सीता जी को तो पहले से ही खाना बनाने का शौक था, इसलिए उन्होंने अलका की अनुपस्थिति में टिफिन का सारा काम संभाल लिया। सभी ग्राहकों को उनका खाना बहुत ज्यादा पसंद आया और हॉस्टल की लड़कियां तो उनके खाने की दीवानी ही हो गई। उसी समय सीता जी को अचानक पता चला कि उनके किराएदार अलका और सीता ने अब अपना खुद का मकान खरीद लिया है और अब वो लोग वहीं पर अपना रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। दरअसल उन्होंने यह मकान 2 महीने पहले ही खरीदा था, लेकिन अंकल के जाने के बाद वो आंटी जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए आंटी को संभालने के लिए उन्होंने अपना गृह प्रवेश कुछ समय के लिए टाल दिया। यह बात जानकर सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने खुद को संभालकर अलका और राज को नए मकान की बधाई देते हुए कहा, बेटा मेरा इतना भी ख्याल मत रखो कि मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने न दूं। सीता जी ने अलका को आश्वासन दिया कि अब वह बिल्कुल ठीक है और उनकी सारी तैयारियां करवाकर उन्हें भारी मन से विदा कर दिया।
लेकिन अब सीता जी बिल्कुल अकेली हो गई थी और साथ ही किराए से होने वाली आय भी खत्म हो चुकी थी। वो सोचने लगी कि अब वो इस उम्र में अपना गुजारा कैसे करेंगी। जिस बेटे पर सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, उसी ने मुझे बुढ़ापे में। ये कहते हुए उनकी आंखें झरझर बहने लगी। उनकी आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी, यह सोच सोच कर ही उनका दिल बैठा जा रहा था। इतने में गेट पर बेल बजी। उन्होंने देखा तो हॉस्टल की कुछ लड़कियां बाहर खड़ी थीं। वो सीता जी के पास आकर टिफिन सर्विस के लिए विनती करने लगी। आंटी, आपके हाथ का खाना बहुत लाजवाब होता है। आपके हाथ में जादू है। प्लीज आप टिफिन सर्विस शुरू कीजिए ना। यह सुनकर सीता जी कुछ सोच में पड़ गई। अंदर जाकर वो अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोली, जी, ये सब कैसे संभव है? इस उम्र में नया काम कैसे शुरू करूं? लेकिन इसमें हर्ज भी क्या है? अचानक सोचते सोचते उनकी आंखों में चमक सी आ गई। उन्होंने सोच लिया कि अब वो अपने जीवन को एक नई दिशा देंगी। अलका और राज का घर सीता जी के घर से कुछ ही दूरी पर था। सीता जी ने अलका को फोन करके अपने घर मिलने के लिए बुलाया और टिफिन सर्विस शुरू करने में उसकी मदद मांगी। 2 ही दिन में अलका की मदद से सीता जी ने अपना काम शुरू कर लिया और साथ ही अपनी मदद करने के लिए 2 लड़कियां भी रख लीं। वो दोनों लड़कियां सारा दिन भाग दौड़ का काम संभालती थीं। कुछ ही दिनों में उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। कुछ हॉस्टल की लड़कियों को तो सीता जी से इतना लगाव हो गया कि उन्होंने सीता जी का घर भी किराए पर ले लिया। अब सीता जी का अकेलापन बिल्कुल दूर हो गया था। एक दिन कुछ लड़कियों ने सीता जी के खाने की तारीफ करते हुए उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गई और सीता जी के बनाए खाने की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अब तो उनका काम और भी बढ़ गया। दूसरी तरफ उनकी बहू ने जब अपनी सास की वीडियो देखी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने तुरंत वीडियो राहुल को दिखाते हुए कहा, देखो, तुम्हारी माँ के खाने की चर्चा तो पूरे देश में हो रही है। आखिर वो कितना कमाती होंगी? अरे रे, तुम्हारी नौकरी से तो हमारे घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। तुम अपनी माँ से ही कुछ मदद मांग लो। उनका काम इतना अच्छा चल रहा है, तो क्यों ना हम भी उन्हीं के पास जाकर रहने लगे। वैसे भी तुम्हारे पिताजी तो अब रहे नहीं, माँ को भी अकेलापन लगता होगा ना। ये सब सुनकर तो राहुल की हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। पत्नी का कहना मानकर राहुल ने अपनी माँ के पास जाने की योजना बनाई। अगले ही दिन दोनों अपनी बेटी के साथ सीता जी के घर पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां तो जैसे कि मेला सा लगा हुआ था। मीडिया वाले मांझी का इंटरव्यू ले रहे थे। यह देखकर दोनों पति पत्नी थोड़ी देर के लिए अलग से खड़े हो गए। अपने आप को आज वह अपने ही घर में छोटा महसूस कर रहे थे। सीता जी ने तो उन्हें पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी सीता जी उनको नजरअंदाज करके अपने काम में लगी रहीं। भीड़ थोड़ी कम होने के बाद बहू बेटा दोनों सीता जी के पास जाकर उनके पैरों में गिर गए, लेकिन सीता जी ने अपने चेहरे पर कोई भाव ना दिखाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। अपनी पोती को इतने दिनों बाद देखकर सीता जी ने उसे बहुत प्यार किया और फिर अपने काम में लग गईं। इतने में ही राहुल ने सीता जी को पीछे से आवाज लगाई, माँ, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से हम आपके पास ही रहना चाहते हैं। सीता जी ने उन्हें गुस्से से देखते हुए कहा, अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इस बुढ़ापे में मैं इज्जत के साथ रहना चाहती हूँ। किसी के घर की काम वाली बाई बनकर मुझे नहीं रहना। अब यह सब लोग ही मेरा अपना परिवार है।
तारा ने कहा, लेकिन माँ, इस घर पर हमारा भी कुछ हक है। सीता जी ने कहा, तुम लोगों का हक तो उस दिन ही खत्म हो गया था जिस दिन मैं और मेरे पति तुम्हारे घर से बेइज्जत होकर निकले थे। तुम बहुत दूर से आए हो, भूख लगी होगी, कुछ खाकर जाना। रास्ते के लिए भी तुम्हारे लिए टिफिन पैक करवा देती हूँ। कहते हुए सीता जी अपने काम में लग गईं। आज उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव और गर्व भरी मुस्कान साफ साफ नजर आ रही थी।